इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80 85 90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लक्षद्वीप पे शुरू में ना तो पाकिस्तान ने दावा किया था ना इंडिया ने दावा किया था। हम्म। तो हमारे सरदार पटेल को याद आया, ऐसा कहा जाता है सरदार पटेल को याद आया कि यार वो लक्षद्वीप किसके खाते में गया है, कि यार वो तो अभी तक किसी के खाते में नहीं गया है सर। और क्योंकि वो किसी के खाते में नहीं गया है इसलिए लक्षद्वीप को जाओ जाके कब्जा करो। मजे की बात यह है इंडियन नेवी आधा घंटा पहले, सिर्फ आधा घंटा पहले पाकिस्तानी नेवी से पहुंच गई थी। अगर वो आधा घंटा पहले आपकी नेवी पहुंच जाती और वहां पाकिस्तान का झंडा होता तो आज के दिन लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, इंडिया का नहीं। हमारी इंडियन नेवी ने सिर्फ ये नहीं, जब है ना ISIS कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब हमारे जो नर्सेज थी और जो बाकी लोग थे उनको बचाने में उनके साथ पाकिस्तानी भी आए थे। हम्म। आप याद करें आपको मिलेगा कि जो नर्सेज थी, नर्सेज में पाकिस्तानी नर्सेज भी थी, उनको भी लेके आए थे। इसी तरीके से यूक्रेन से भी काफी सारे पाकिस्तानियों को इंडिया ने रेस्क्यू किया था। जब सबसे बुरे दौर से हम 71 में गुजर रहे थे तब भी रशिया ने कहा था तुम मेरे पैक्ट को साइन कर दो, वॉर्सो पैक्ट, और आ जाओ मेरे ग्रुप में। इंडिया ने कहा सुन बे, पैक्ट साइन करने नहीं आए हैं, मदद करनी है कर, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तेरी मदद चाहिए, मांगने आए हैं, देनी है तो दे वरना दफा हो यहां से, हम अपने आप कर लेंगे। हमने पहले दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची। पाकिस्तान ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, हमारे लिए रिलीजन हमेशा पर्सनल इशू है। पाकिस्तान के लिए रिलीजन एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। सही। इंडिया से नफरत इसलिए नहीं करते कि इंडिया पड़ोसी है ना, आप इंडिया से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। नाज़रीन, भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डे बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डों का इफ्तिताह करने जा रहा है। भारत जिस जजीरे पर फौजी अड्डे बना रहा है वो लक्षद्वीप से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इस जजीरे पर लक्षद्वीप के पास फौजी अड्डे तैयार करने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमें इंडिया से सर हरि मोहन ने ज्वाइन किया है, जो कि एक प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ एक सीनियर तजिया निगार भी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर क्या थैंक कहेंगे, यू। आज हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के हवाले से। लक्षद्वीप ये वही जजीरा है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से दरियाफ्त किया गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो लक्षद्वीप के हवाले से वायरल हुई थी और बाद में एक कंपटीशन शुरू हो गया था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। और अभी खबरें भी सुनने को आ रही हैं कि मालदीव्स की जानिब से कई इंडियंस को जो है वो निकाल दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस जजीरे के हवाले से जहां पर ये फौजी अड्डे तैयार किए जा रहे हैं भारत की जानिब से? अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो इस खबर के हवाले से उन्होंने अभी कोई तस्दीक तो नहीं की, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भारत को वहां पर फौजी अड्डे बनाने पड़ रहे हैं? तना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। फौजी अड्डा या नेवल बेस का इंटेंशन अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी के ऊपर अटैक करना है, पहली बिल्कुल। बात। दूसरी बात, हमने ये फौजी अड्डा हमारी जमीन पर डेवलप करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ वो इसलिए नहीं कि हमने वॉर ट्राई करना है या कुछ भी करना है, बल्कि बिल्कुल खाली सा अरेबियन सी के अंदर बीच में अगर खाली सी जगह के ऊपर आप अगर कोई इस तरीके का पार्ट या इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उसका मतलब ये होता है सना जी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80 85 90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो मीन्स
जिस तरीके से इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, जिस तरीके से इजिप्ट के अंदर इस टाइम पर आने वाले कुछ दिनों में आपको टर्मोइल दिखाई देगा, हो सकता है एक छोटी या लिमिटेड इजराइल इजिप्ट वॉर आपको दिखाई दे। और उस वॉर का जो स्पिल ओवर है, इजराइल हमास वॉर का स्पिल ओवर, या यूं कहें अमेरिका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर आज के दिन यमन में देखने को मिल रहा है। आप एक खबर तो शायद आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने लक्षद्वीप में अपना एक नेवल बेस डेवलप करने की कोशिश की, जिसकी अभी खबर पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है कि कौन से वाला होगा, बस ये है नेवल शिप्स हैं। वहीं दूसरी तरफ शायद आप इस चीज को पढ़ना भूल गए कि सोमालिया के अंदर अमेरिका 5 मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहा है। 5। इसका मतलब यह है कि इंडिया के कंसर्न से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा टेंशन में इस टाइम पर अमेरिका दिखाई दे रहा है, जो कि यमन के अंदर, या यूं कहें बाब अल मंदेब स्ट्रेट के अंदर, या यूं कहें गल्फ ऑफ अदन के अंदर जो इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई जैसे कह सकते हैं कि शिप जो है वो हाईजैक हो जाता है, या फिर वहां आर्मी और नेवी जिस तरीके से मौजूद हैं, वो जिस तरीके से शिप्स को हाईजैक कर रही हैं, मतलब बचा रही हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और सना जी, जब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमेशा सिक्योरिटी पर्सनल्स ही हैंडल कर पाते हैं। अब थोड़ा सिनारियो चेंज हो गया, हमने लक्षद्वीप, अच्छा वैसे मजे की बात आपको लक्षद्वीप के बारे में बताऊं, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लक्षद्वीप पे शुरू में ना तो पाकिस्तान ने दावा किया था ना इंडिया ने दावा किया था। तो हमारे सरदार पटेल को याद आया, ऐसा कहा जाता है, सरदार पटेल को याद आया कि यार वो लक्षद्वीप किसके खाते में गया है, कि यार वो तो अभी तक किसी के खाते में नहीं गया सर, और क्योंकि वो किसी के खाते में नहीं गया है इसलिए लक्षद्वीप को जाओ जाके कब्जा करो। मजे की बात यह है, इंडियन नेवी आधा घंटा पहले, सिर्फ आधा घंटा पहले पाकिस्तानी नेवी से पहुंच गई थी। अगर वो आधा घंटा पहले आपकी नेवी पहुंच जाती और वहां पाकिस्तान का झंडा होता तो आज के दिन लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, इंडिया का नहीं। ये शायद आपके यहाँ बात डिस्कस नहीं होती होगी, हमें पता है। तो ऐसा था, तो यानी जो लैंड मास अभी जहां पर हम नेवल बेस बना रहे हैं, हो सकता है वहां पाकिस्तान का नेवल बेस होता। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है, और लक्षद्वीप को डेवलप करना इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो इस जजीरे पर ये एक फौजी अड्डे बनाने जा रहे हैं, हमें खबर सामने आई है कि आईएस विक्रांत समेत 15 वॉरशिप जो है वो इस जजीरे की तरफ ट्रैवल करेंगे। और जिस तरह हमें आपने भी बात की कि इस जजीरे के जरिए जो है वो बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तकरीबन कहते हैं कि $मिलियन की जो ट्रेड है वो इस जजीरे के जरिए होती है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि यहाँ से चाइना के जहाज जो हैं वो भी गुजरते हैं। देखिए मैडम, ट्रेड का कंट्रोल करना और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दो शब्दों में फर्क है। हमारा मानना है कि हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मानते हैं कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह होता है, जो आप अगर चाइना के अंदर जाकर देखें, साउथ चाइना सी का एक मामला उठाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल करना, जिसमें पैलेस्टीनियन जो शिप्स हैं, जो पैलेस्टीनियन फिश बोट्स हैं, उनको टक्कर मार के, लिटरली चाइनीज नेवल शिप टक्कर मार के भगाता है, डुबो देता है, कभी उसके ऊपर वाटर प्रेशर की जो कैनन्स हैं वो चला देता है, कभी उन पे फायर करता है, कभी लेजर बीम्स छोड़ता है, चाहे पैलेस्टीन फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया। यहां ये होता है कंट्रोल करना, जिसके और दादागिरी दिखाना, जिसमें किसी की भी वेसल हो, अपने अलावा किसी भी वेसल को वहां घुसने ना देना और पूरा कब्जा करके बैठ जाना। तो शब्दों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो कह रहे हैं कब्जा, वो हमारा कब्जा या कंट्रोल या नहीं है, हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि मैडम क्या होता है ना, जो ट्रेड है वो सबका बराबर है, और इंडिया का भी जो ट्रेड बढ़ रहा है, अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ी जो हमारे ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मैडम हमारी नेवल फोर्स यहां स्ट्रांग पोजीशन पर होनी चाहिए, जो यहां उस नुकसान पहुंचाने वाले जो बंदे हैं उनको रोक सके। अब उसे कोई कैसे देखता है इससे फर्क नहीं पड़ता,
अगर आप फिर भी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो चाइना के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि वो असलियत में सिंपल फिश बोट्स के साथ क्या बिहेव करता है अपने छोटे देश जो पड़ोसी देश है उनके साथ। इंडिया ऐसा कभी करेगा सर ही नहीं, अभी आपको हमने एग्जांपल कुछ भी दिन नजर नहीं पहले भी आएगा। एक खबर देखी कि इंडियन नेवी ने जो है वो 2 जहाज जो है वो जो रेस्क्यू किए थे, जिनमें जो है तकरीबन कुछ पाकिस्तानी मछेरे भी मौजूद थे। और इंडियन नेवी की बात अगर करें तो उन्होंने पहले भी कई इस तरह के अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आप ये देखिए ना मैडम, हमारी इंडियन नेवी ने सिर्फ ये नहीं, जब है ना ISIS कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब हमारे जो नर्सेस थी और जो बाकी लोग थे उनको बचाने में उनके साथ पाकिस्तानी भी आए थे। हम्म आप याद करें, आपको मिलेगा कि जो नर्सेस थी, नर्सेस में पाकिस्तानी नर्सेस भी थी, उनको भी लेके आए थे। इसी तरीके से यूक्रेन से भी काफी सारे पाकिस्तानियों को इंडिया ने रेस्क्यू किया था। ऐसा तो ही है। हमारे देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं है, हम्म बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इवन चाइनीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि चाइना ने, जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इंडिया ने अपने लोगों को निकालने के लिए पूरा एफर्ट शुरू कर दिया था, तो चाइना ने साफ कहा था अपनी टिकट खुद खरीदो और आ जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, या हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ये अपना अपना तरीका होता है। हम अपने सिटीजन्स के लिए तो मरने तक के लिए तैयार है। मारा तो खैर अभी तक किसी को भी नहीं है, हम डिप्लोमेसी दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे सभी को बचा लेते हैं। तो जो नेवल फोर्स है वो भी तो ह्यूमैनिटी के नाम पर ही काम कर रही है। जो आप मछेरों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मछुआरे कहते हैं उन्हें, मछुआरे की बात कर रहे हैं, उनको जो बचाया वो इसीलिए तो बचाया। तो मैं भी उसी चीज को कर रहा हूं जो आप, मैं वही कह रहा हूं जो आप एंडोर्स कर रही हैं कि इंडिया जो है वो असलियत में एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करता है। और हमारी नेवी ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है जब तक कि वॉर ही डिक्लेयर नहीं हो गया है। तो सही। हम इसे इस सर हम तरीके से देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस मैम। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इंडिया वक्त के साथ साथ अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अभी मेरा ख्याल है कि कल की ही न्यूज है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया से जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रही है, जो कि रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। इंडिया सिर्फ नेवी में हम बात नहीं कर सकते, पूरे अगर हम ओवरऑल डिफेंस सिस्टम के इंडिया की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया वक्त के साथ साथ अपने डिफेंस सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दिन डिफेंस से रिलेटेड जो हथियार हैं वो इंडिया बना रहा है। दूसरे मुल्कों में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरह कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में एक वर्ल्ड डिफेंस शो था, तो वहां पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया। पाकिस्तान तो इनवाइटेड नहीं था, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की डिस्कशन हुई। और अब जो है सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया डिफेंस पर इतना काम कर रहा है कि आज पूरी दुनिया जो है वो डिफेंस से रिलेटेड चीजें, हथियार, मिसाइल इंडिया से डिमांड कर रही है। देखिए मैम, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वो वेपनरी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे किसी पड़ोसी के लिए, तो कम से कम हमारे जो वेस्ट में पड़ोसी है हम उसके लिए तो कम से कम ये वेपनरी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब चीजें नॉर्मल रहे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे को ये वेपनरी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन लग नहीं रही है। और कोशिश करेंगे हमारी लड़ाई ना हो, कम से कम तब ना हो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा हो। लेकिन इस चीज से आप इग्नोर नहीं कर सकते कि वर्ल्ड इज एट द वर्ज ऑफ वॉर। दुनिया में वॉर शुरू हो चुका है, माने या ना माने। यूक्रेन वॉर की आग नहीं बुझ रही है, इजराइल हमास वॉर लगातार चल रहा है, अगला वॉर हिजबुल्लाह के साथ होने जा रहा है, यमन चल रहा है। और अभी अभी खबर, आज की कल की खबर है कि अमेरिका ने अपने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक ओशियन में डिप्लॉय करके उनको चाइना की तरफ मूव करने का ऑर्डर दे दिया है। साउथ कोरिया लगातार मिसाइल डिफेंसेस को बढ़ा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में हर कोई अपने मिलिट्री प्रैक्टिसेस को मतलब मिलिट्री डिफेंसेस को डेवलप कर रहा है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया के पास कोई रीजन नहीं है बड़ा चाइना से लड़ने का, और कोई भी रीजन नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का। पाकिस्तान से पुरानी लड़ाई है, उसे हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत मिनिमम लेवल पर रहे, उसको वो कभी भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर ना क्रिएट हो। क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से लड़ते भी हैं तो देखो हमें भी प्रॉब्लम होगी और आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप भी जानते हैं। लेकिन हम लड़ें क्यों? हमारे लिए आज के दिन जो इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री जो है, वो हमारे लिए एक इंडस्ट्री है और एक मार्केट है।
अगर सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना ये हमारे वेपन्स ले रहे हैं, कोई एयरक्राफ्ट ले रहा है, तेजस ले रहा है, कोई ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, कोई पिनाका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, कोई स्वाति रडार खरीद रहा है, कोई एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये है हम उससे ट्रेड कर रहे हैं। और अप्रोक्सीमेट 1,13,000 रुपीज, 13,000 करोड़ डॉलर का, रुपीज का अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो कोई बुराई थोड़ा ना है मैडम, इससे फायदा ही है हमारे को। और अगर फायदा है तो हम उसे मार्केट की फॉर्म में देख रहे हैं। और जहां तक रही बात एक्सपोर्ट्स की, वो क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं उनको एक बात देखी गई है कि वो सारे के सारे मिलिट्री एक्सपोर्ट्स करके दो काम करते हैं, एक पैसा कमाते हैं, दूसरा ट्रेड तो होता ही है, बिजनेस, दूसरा मैडम इन सब चीजों से इंडिया, इन सब कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, फॉरेन रिलेशंस, वो स्ट्रांग होते हैं। वही चीज हमने पॉलिसी अपना ली है, उसमें मुझे नहीं लगता। और ये डिफेंस जो है ये इसी का एक पार्ट है कि हमारे लिए ये एक इंडस्ट्री है जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और अगर ये हम लगातार जो चीजें प्रोड्यूस करेंगे उससे बेनिफिट ये होगा कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। और सिर्फ इंडस्ट्री है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम ये वॉर लाइक प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और सर, वॉर इंडिया होगा भी ऑलरेडी तो जो तब है देखी वो जाएगी। दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर कर चुका है। इवन कि अगर हम गल्फ कंट्री की बात करें तो वहां पे आप देख लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यूएई में थे, फिर वो कतर गए और सऊदी अरेबिया ने भी अब उनसे ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर दी। मतलब पाकिस्तान ने बड़े एक लंबे अरसे तक कोशिश की कि अरब ममालिक से भारत को दूर रखा जाए, लेकिन भारत जो है वो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतर कर रहा है, अपने वेपन्स, अपनी डिफरेंट चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया है। देखिए मैम, पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी खास बात ये थी, ऐसा नहीं है कि इंडिया को आइसोलेट करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। बस ये समझ लीजिएगा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो है कंसिस्टेंट गेम है। कंसिस्टेंट गेम का मतलब वो लगातार चलता है। कभी ऐसा, कभी आपका पलड़ा भारी है, कभी हमारा पलड़ा भारी है। मालदीव्स में आप देख सकते हैं पिछले साल तक इंडिया का डोमिनेंस था, अब्दुल्ला सोलेह की सरकार थी, इंडिया जो है वो आराम से कंफर्टेबल जोन में था। गवर्नमेंट चेंज हो गई, चाइना का डोमिनेंस आ गया, चाइना इस टाइम पर वहां डोमिनेट कर रहा है। 1969 में ओआईसी जब बना, इवन उससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, तो पाकिस्तान ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का दुलारा था। पाकिस्तान 2008-9 तक, आप मानेंगे 1947 से 2008 या 2009 तक, अप्रोक्सीमेट 50-60 ईयर्स तक, 60 साल तक अगर पाकिस्तान वेस्ट का बहुत प्यारा रहा हो, उसकी गोद में बैठा हुआ हो, आपको भर भर के एड आती हो, इन्वेस्टमेंट आती हो, जो गिफ्ट्स आते थे भर भर के आते हो, और इंडिया को P4-350, जो क्या नाम है, P350 समथिंग गेहूं देने से, जिसको जो जानवरों को डाला जाता था वो गेहूं देने तक से अमेरिका ने मना कर दिया था। तो मैडम ये तो वक्त वक्त की बात है। हमने बस, हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी, हमने कभी अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अमेरिका की गोद में तो बिल्कुल भी जाके नहीं बैठे। आज भी लड़ाई चलती है, नहीं बैठता, भारत अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता पहले दिन से, ये पहले दिन से एरोगेंस है। आप आज देख रहे हैं ये पहले दिन से एरोगेंस है। नहीं मैडम, पाकिस्तान जब नाटो, सीएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट इनका मेंबर बन रहा था, इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला रहा था कि हम तुम में से किसी के ग्रुप में नहीं है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है। जब सबसे बुरे दौर से हम 71 में गुजर रहे थे, तब भी रशिया ने कहा था तुम मेरे पैक्ट को साइन कर दो, वॉर्सो पैक्ट, और आ जाओ मेरे ग्रुप में। इंडिया ने कहा सुन बे, पैक्ट साइन करने नहीं आए हैं, मदद करनी है कर, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तेरी मदद चाहिए, मांगने आए हैं, देनी है तो दे, वरना दफा हो यहां से, हम अपने आप कर लेंगे। जितनी हमारे पुरखों ने पेन सहे, एफर्ट्स देखे, आज इंडिया उस चीज का फायदा उठा रहा है। आज हमें उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। मुझे याद है, मैं बार बार कहता हूं, 92 के अंदर जब हमारा 91 के अंदर इंडिया को 800 टन गोल्ड गिरवी रखना पड़ गया था जापान को, और मेरे पापा की आंखों में आंसू थे कि आज मेरे देश को सोना गिरवी रखना पड़ गया है। आज जब आपकी कंट्री में हालात देखते हैं ना, तो मैडम यही चीज मेरे को याद आती है कि आपके यहाँ हालात क्या होंगे।
लेकिन जब मैं उन चीजों को पढ़ता हूं तो मेरे को एक चीज नजर आती है कि इंडिया ने उस टाइम पर भी अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। सही है। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो सही था वो किया कि हाँ हमें पॉलिसी बदलनी है। तो हमारे जितने भी नेता थे वो उन सब ने पॉलिसी बदली, हम सब ने वो दर्द सहा, हमारी जमीनें गई, हमारे घर टूटे, हमारे रिफॉर्म्स हुए, सब चीजें हुए, काम बंद हुए, लेकिन हम उठ खड़े हुए। वो इसलिए क्योंकि एक डेडिकेशन था और वो जो कर्जा लेने का इमोशन था ना, वो इमोशन सबसे पहले था। और जब आम आदमी की आंखों में आंसू होता है तो वो इमोशन देखा जाता है, और वही चीज थी जो आज आप देख रहे हैं कि इंडिया जहां जा रहा है और कतर और ये सब चीजें। इंडिया पहले भी वही कहता था कि मेरी पॉलिसी धर्म के नाम पे नहीं चलेगी। इंडिया आज भी कहता है मेरी पॉलिसी धर्म के नाम पर नहीं चलेगी, और मैं इस्लामिक बरादर के नाम पे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने वाला। आज वहां ही राम मंदिर बन रहा है। सही है। वहां राम मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि हम तब भी ठीक थे, हम अब भी ठीक है। हमारे लिए राम भगवान आम आदमी के लिए है, पॉलिसी के नाम पर इकोनॉमी है। मैं बार बार कहता हूं टेम्पल इकोनॉमी है। और ये टेम्पल इकोनॉमी का पाठ अरब कंट्रीज ने पढ़ लिया कि हिंदू माथा टेकेगा तो डॉलर दिरहम चढ़ाएगा और आसपास की इकोनॉमी को आसमान में पहुंचा देगा। वो चीज जब उनको समझ में आई तो उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए। और बिजनेस है मैडम, बिजनेस। हमने पहले दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची। पाकिस्तान ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ाया, हमारे लिए रिलीजन हमेशा पर्सनल इशू है। पाकिस्तान के लिए रिलीजन एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। सही। इंडिया से नफरत इसलिए नहीं करते कि इंडिया पड़ोसी है ना, आप इंडिया से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया हिंदू कंट्री है। और हो सकता है आपकी गली गली में पढ़ाया जाता हो गजवाए हिंद करना है और हिंदुस्तान के मुसलमान को बचाना है। अच्छा, मजे की बात, आपकी वही पॉलिसी एग्जैक्टली ये इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी जो है ईरान के साथ जाके फेल हो जाती है, क्योंकि वहां पर इस्लाम नहीं, वहां शिया और सुन्नी का मामला आ जाता है। वही फॉरेन पॉलिसी रिलीजन वाली तालिबान में बिल्कुल ही फेल हो जाती है, क्योंकि यहां आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार इस्लाम के नाम पे चलाएं कैसे, क्योंकि वो कहते हैं हम तुमसे बड़े मुसलमान हैं। क्योंकि वहां तो औरतों को, हम बच्चों को, औरतों को हम बुर्के में रखते हैं, तुम तो रखते भी नहीं। हम ये करते हैं, तुम रखते भी नहीं। 100% सही तो बात की। ये एक सेकंड मैं जो कहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हमने रिलीजन को कभी नहीं बनाया, और वो आज भी रिलीजन का पार्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि रिलीजन है, नहीं, दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज कल्चर। और कल्चरल डोमिनेंस है जो अरब कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यस, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। उम्मीद है हमारी आज की डिस्कशन हमारे व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।